नाम सोनिया अकमल है। हमारा ताल्लुक़ वकालत और सहाफ़त के शोबे से है। आज इस वीडियो को बनाने का अहम मकसद कुछ आम मालूमात फ़राहम करना है जो स्पेशली औरतों के लिए है, क्योंकि औरतों के बहुत से सवालात हैं इस बारे में। औरतें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, उन्हें इब्हाम हैं। तो आज ये वीडियो स्पेशली उन इब्हाम को, उन सवालात को दूर करने के लिए है। शायद आपको अपने सवालात के जवाब मिल जाएँ इससे और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अज़दवाजी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए जो सबसे अहम मरहला है वो है निकाह। और निकाह क्या है? निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है जिसकी शरई और कानूनी लिहाज से बहुत अहमियत है, जिसके बग़ैर आप अज़दवाजी ज़िंदगी में दाखिल ही नहीं हो सकते। लेकिन निकाह के भी कुछ उसूल हैं, जैसे कि बाहमी रज़ामंदी का होना बेहद ज़रूरी है, अहलियत होना बहुत ज़रूरी है। दो जो फ़रीक़ैन हैं जो निकाह में दाखिल हो रहे हैं, जो अज़दवाजी ज़िंदगी में दाखिल होने लगे हैं, उनकी एज ये होनी चाहिए जो आपको शरिया या आपका मुतफ़क्का तौर पर जो स्टेट लॉ है वो बताता है। और इजाब व कबूल, जिसे ऑफ़र और एक्सेप्टेंस भी कहा जाता है, कि एक फ़रीक़ आपको ऑफ़र देता है शादी की और दूसरा फ़रीक़ उसको एक्सेप्ट करता है और वो बाहमी रज़ामंदी से एक निकाह के बंधन में, अज़दवाजी बंधन में बंध जाते हैं। हमारे यहाँ आम तौर पर ये प्रैक्टिस देखी जाती है कि कंसेंट नहीं होती मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से। माँ बाप ने लड़की पसंद कर ली, मर्द को ये कहा गया, माँ ने इमोशनली ब्लैकमेल किया या वालिद ने इमोशनली ब्लैकमेल किया और हाँ करवा दी। इसी तरह औरत की साइड से भी ये मसाइल होते हैं कि उससे ज़बरदस्ती जो है वो हाँ करवाई जाती है। तो ये फ्री कंसेंट के ज़ुमरे में, बाहमी रज़ामंदी के ज़ुमरे में नहीं आता। और निकाह के उसूल भी इससे मुतासर होता है, क्योंकि निकाह का एक बुनियादी असूल ये है कि आपकी जो दो फ़रीक़ैन हैं जो अज़दवाजी ज़िंदगी में दाखिल होने लगे हैं, उनकी बाहमी रज़ामंदी होनी चाहिए, उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उनको ज़बरदस्ती हाँ ना करवाई जाए, उनकी अपनी कंसेंट हो, अपनी रज़ामंदी हो, और वो अपनी रज़ामंदी के साथ, ख़्वाह मर्द हो या औरत हो, अपनी रज़ामंदी के साथ इस अज़दवाजी ज़िंदगी में दाखिल हों। इसके अलावा जब अज़दवाजी ज़िंदगी में हम दाखिल होते हैं तो निकाह जो है वो इजाब व कबूल के साथ एक साइन करवाए जाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे निकाहनामा कहा जाता है। पहले ये भी रवायत थी कि निकाह बग़ैर लिखे किया जाता था, लेकिन फिर इस्लामी उसूलों के मुताबिक और कुछ ऐसे वाक़यात के बाद ये कहा गया कि निकाह को लिख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत से लोगों के पुराने ज़माने में लोगों के बहुत से मसाइल शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उनके पास ये सबूत नहीं होता था क्या दो अफराद आपस में शादीशुदा ज़िंदगी में जी रहे हैं या नहीं, क्या उनका निकाह वाकई हुआ है या नहीं। और इसकी वजह से जो पैदा होने वाले बच्चे थे उनको भी बहुत से मसाइल थे, उनकी लेजिटिमेसी पे बहुत से सवाल उठते थे, जिसके बाद से रसूल के दौर में ही ये कहा जाने लगा कि निकाह नामा तहरीर किया जाए, या निकाह जब हो तो निकाह लिख लिया जाए। तो निकाह नामे के ऊपर साइन किए जाते हैं, जिसके बाद आपका निकाह तय पाता है। अब निकाह नामे के अंदर बहुत से ऐसे क्लॉजेस हैं जिसके बारे में औरतें जानती ही नहीं हैं। औरतों ने निकाह नामा कभी पढ़ा ही नहीं है ज़िंदगी में, और वो इस कन्फ्यूजन का शिकार रहती हैं निकाह से पहले कि निकाह के कौन से क्लॉजेस हैं। कुछ क्लॉजेस काट दिए जाते हैं, क्या उन क्लॉजेस की वजह से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई असर पड़ता है, क्या कोई इस तरह के मसाइल दरपेश आते हैं उनकी ज़िंदगी में जो क्लॉजेस काट दिए गए हैं, या उन क्लॉजेस में क्या लिखा गया था जो उनको काटना पड़ा, या जिस कागज़ पे वो साइन कर रही हैं उस कागज़ पे आखिर लिखा हुआ क्या है वो नहीं जानती। और शायद इस वजह से वो एक कन्फ्यूजन का शिकार रहती हैं निकाह से पहले भी और निकाह के बाद भी। अक्सर औरतों को बहुत से मसाइल भी होते हैं, क्योंकि वो जानती नहीं होती कि उन्होंने किस पेपर पे साइन किए हैं और इसके अंदर क्या क्या शर्तें लिखी गई थी। निकाह के जो शुरू के क्लॉजेस हैं 1 से 12, वो बहुत आम से हैं, जिसके अंदर एक जर्नल डिटेल शेयर की जाती है और जिसके अंदर आपका नाम, दोनों फ़रीक़ैन के नाम लिखे जाते हैं,
वकील का नाम दर्ज होता है, आपकी एज, आपका एड्रेस और इस तरह की मालूमात जो आम मालूमात हैं जो किसी भी आम फार्म को फिल करते हुए आप लिखते हैं, वो उसके अंदर दी गई होती हैं। निकाह जो है वो असल में उसके अंदर जो कुछ क्लॉजेज़ हैं वो हैं 13 से 16। 13 से 16 निकाह के जो क्लॉज हैं, निकाह नामे में जो क्लॉज हैं, उसके बाद उसके अंदर हक महर के बारे में बात की गई है। एक और प्रैक्टिस हमारे यहाँ ये पाई जाती है कि निकाह नामे पे आप हक महर लिखवाते ही नहीं हैं औरत के। महर जो है वो औरत की रज़ामंदी के साथ लिखवाया जाता है, और क्योंकि ये औरत का हक है तो औरत से पूछ कर ही लिखवाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस आम नहीं है, औरत से नहीं पूछा जाता कि उससे अपना क्या राइट, अपना जो हक महर है वो हक उसको कितना चाहिए, जबकि जो अक्सर अफराद हैं, घर के अफराद हैं, वो लिखवा देते हैं, माँ बाप लिखवा देते हैं। अगर माँ बाप ना हों तो जो भी अफराद उसके घर के लोग होते हैं वो लिखवा देते हैं, या अक्सर नहीं लिखवाया जाता और वो उस पेपर पे साइन कर देती है जबकि उसको पता ही नहीं होता, और वो अपना राइट जो है वो नहीं ले पाती। 13 से 16 के अंदर हक महर के बारे में बताया गया है। क्लॉज 13 के अंदर अमाउंट बताई गई है हक महर की, कि कितनी अमाउंट पे की जाएगी हक महर में, और उसकी क्या अमाउंट होगी, क्या रकम होगी महर की जो पे की जाएगी। क्लॉज नंबर 14 में ये बताया गया है कि अमाउंट ऑफ हक मौजल और अमाउंट ऑफ हक मवज्जल कितना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मौजल और मवज्जल में क्या फ़र्क है। जो हक महर मौजल है वो उसे डेफर्ड डॉवर भी कहा जाता है, और वो निकाह के वक्त दिया जाता है, जबकि महर मवज्जल जो है उसे जबकि महर मवज्जल जो है उसे प्रॉम्प्ट डॉवर भी कहा जाता है, और जो कभी भी दिया जा सकता है, जब औरत तलब करे तब दिया जा सकता है। इसके हवाले से निकाहनामे पे भी कुछ डेट लिखवाई जा सकती है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, या कब इसको दिया जाएगा। ये औरत और मर्द की कंसेंट होती है। औरत की कंसेंट होती है कि वो ये महर कब लेना चाहती है। अगर ख़ावंद की डेथ हो जाए तो जो ख़ावंद के घर वाले हैं, मर्द के घर वाले हैं, वो औरत को ये महर देते हैं। इसके बाद आता है क्लॉज 17, जिसके अंदर कुछ कंडीशंस दी जाती हैं जो शरिया लॉ और आपके स्टेट लॉ के मुताबिक होती हैं, जो मर्द और औरत दोनों की तरफ से दी जा सकती हैं। यहाँ तहरीर की जाती हैं कि शादी के अंदर अगर वो कोई कंडीशन रखना चाह रहे हैं, कुछ शर्त रखना चाह रहे हैं शादी के बाद के लिए, तो ये वो 17वें क्लॉज के अंदर लिखी जाती है। जैसे कि लेकिन ये शर्त आपकी शरिया लॉ या आपके स्टेट लॉज के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। इसके अंदर ज़्यादातर औरतें शर्त ये लिखवाती हैं कि वो नौकरी करना चाहती हैं अपने शादी के बाद भी, इस तरह की कोई शर्त जो शरिया लॉ और स्टेट लॉ के अगेंस्ट ना जा रही हो, वो शर्त क्लॉज 17 में लिखवाई जाती है। और अगर इस तरह की कोई शर्त ना हो तो इस क्लॉज को क्रॉस कर दिया जाता है या काट दिया जाता है। उसके बाद 18 और 19 क्लॉज आता है। 18वें क्लॉज के अंदर डेलीगेट किया जाता है राइट डाइवोर्स का। अब मर्द अपना जो डाइवोर्स का राइट है, तलाक का राइट है, वो औरत को दे देता है, और ये उसी तरह तलाक दी जाती है जिस तरह मर्द तलाक देता है औरत को। इस राइट को देने के बाद अब आता है क्लॉज 18। क्लॉज 18 और क्लॉज 19 बहुत अहम क्लॉजेज़ हैं। क्लॉज 18 के तहत मर्द जो है वो औरत को अपना तलाक का राइट दे देता है, और औरत तलाक दे सकती है। खुला लेने के बजाय अगर ये राइट 18वें क्लॉज के तहत मर्द औरत को दे दे तो खुला लेने के बजाय औरत तलाक दे सकती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मर्द तलाक देता है। ये भी मर्द और औरत के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है, बाहमी रजामंदी पे है कि वो ये औरत ये राइट लेना चाहती है और मर्द ये राइट उसको देना चाहता है या नहीं।
19वें क्लॉज के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि मर्द के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो तलाक नहीं देगा, या इन कंडीशंस की वजह से, ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस जब तक इन कंडीशंस के ऊपर वो तलाक नहीं दे सकता, या कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कब वो तलाक नहीं दे सकता, किन कंडीशंस पे वो तलाक नहीं दे सकता। अगर मर्द अपना अगर मर्द जो है वो राइट नहीं देता औरत को तलाक का, तो 18वां क्लॉज भी काट दिया जाता है। और अगर मर्द के डाइवोर्स राइट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती तो 19वां क्लॉज भी काट दिया जाता है। अब यहाँ मैं आपको बताऊँ कि खुला और डाइवोर्स में क्या फ़र्क है। औरत जो है वो खुला ले सकती है, उसका राइट है। अगर मर्द और औरत एक साथ नहीं रह पा रहे तो औरत पहले मर्द से तलाक तलब कर सकती है। अगर मर्द तब भी उसको तलाक नहीं देता तो औरत के पास ये राइट है कि वो खुला ले लें। खुला लेने के लिए उसको अपना जो महर है, महर मौजल है, वो छोड़ना पड़ता है, या इस तरह का कोई भी अगर उसको प्रॉपर्टी दी गई हो, हक महर में आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, या कोई भी प्लॉट दे सकते हैं, कोई भी लैंड दे सकते हैं। लेकिन अगर जो है औरत वो खुला लेती है तो उसको ये महर मौजल वापस करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है, इसके बाद उसको वो खुला ले सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा छोड़े। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, ये अदालत के ऊपर मबनी करता है कि वो महर मवज्जल उसको देती है, कितनी अमाउंट में महर उसको देता है अदालत औरत को, या पूरा का पूरा महर जो है वो नहीं दिया जाता औरत को, या उसकी कुछ अमाउंट या कुछ हिस्सा औरत को दिया जाता है, ये अदालत के ऊपर है। और ये शरिया लॉ में भी कासी के ऊपर है, अदालत के ऊपर है कि वो कितना महर औरत को देता है, औरत को दिलवाता भी है महर या नहीं दिलवाता, और अगर दिलवाता है तो कितनी अमाउंट में दिलवाता है, सारा महर दिलवाता है या सारा महर जो है वो माफ़ करवा देता है या वापस मर्द को दे देता है। खुला लेने के ऊपर जो भी छोटे मोटे गिफ्ट्स होते हैं जो निकाह के वक्त दिए गए होते हैं, जो शादी की एनिवर्सरीज़ पे दिए गए होते हैं, सालगिरह पे दिए गए होते हैं, या आम जेवरात जो मर्द औरत आपस में एक्सचेंज करते हैं एज टोकन ऑफ लव, एज टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, या कुछ भी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में लेन देन के मामलात उनके आपस में होते हैं, इसके अंदर वो शामिल नहीं होते। अगर औरत खुला ले तो ये तमाम चीज़ें जो उसको गिफ्ट दी गई हैं वो औरत ने वापस नहीं करनी होती। और इसी तरह जो चीज़ें मर्द को दी जाती हैं गिफ्ट के तौर पे शादी की सालगिरह पे या मुख्तलिफ और इवेंट्स पर, ओकेजन्स पर, मौक़ों पर, वो मर्द ने औरत को वापस नहीं करने होते। सिर्फ यहाँ पर महर होता है जो औरत को छोड़ना पड़ता है खुला लेते हुए। इसके अलावा और बाकी चीज़ें वो उससे नहीं ली जाती, जिसके अंदर मुख्तलिफ गिफ्ट्स आ जाते हैं और ज़ेवरात आ जाते हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें आ जाती हैं जो आपस में उनका ताल्लुकात के दौरान लेन देन की चीज़ें थी। जबकि अगर डाइवोर्स का हक़ औरत को दे दिया जाए तो इसके ये खुला से मुख्तलिफ होता है। खुला के लिए आपको दावादार करना पड़ता है, खुला लेना पड़ता है अदालत के थ्रू, लेकिन तलाक़ के वक्त आपको इन मराहल से नहीं गुज़रना पड़ता। तलाक़ आप उसी तरह देते हो जिस तरह औरत भी तलाक़ उसी तरह देती है जिस तरह मर्द तलाक़ देता है। लेकिन औरत का तलाक़ देने के लिए उसका ये हक़ होना ज़रूरी है जो 18वें क्लॉज़ के तहत उसे दिया जाता है, उसकी और मर्द की बाहमी रज़ामंदी से। अगर उसको ये हक़ नहीं दिया गया तो वो तलाक़ नहीं दे सकती, वो खुला ले सकती हैं। इसके बाद आ जाता है 21वां क्लॉज़। 21वें क्लॉज़ के अंदर जो मर्द है, जो दुल्हा है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के 8 और 10वें सेक्शन के तहत मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो शरिया लॉ के हवाले से बनाई गई है, जिसके अंदर मुसलमान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के कुछ उनके मामलात इसमें दर्ज हैं और वो इसके तहत इसको अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। जो अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी है, फैमिली के हवाले से बहुत सी बुनियादी बातें मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में दी गई हैं। जो 21वां क्लॉज़ है वो मर्द को रिस्ट्रिक्ट करता है या मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता
मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत बग़ैर पहली बीवी की इजाज़त के। इसी तरह जो 20वां और 21वां क्लॉज़ है, जैसे मैंने अभी बताया, जो मर्द को रिस्ट्रिक्ट करता है दूसरी शादी करने से। इसके लिए अगर मर्द दूसरी शादी कर रहा है तो उसको अपनी पहली बीवी से इजाज़त लेना बेहद ज़रूरी है कि वो दूसरी शादी करे, और पहली बीवी उसको इजाज़त देती है या नहीं। और अगर पहली बीवी उसको इजाज़त देती है तो मर्द के लिए ये लाज़िम है कि वो ये प्रूफ करे कि उसकी पहली बीवी ने उसे दूसरी शादी करने की इजाज़त दी है, जिसको यूनियन काउंसिल में उसको पेश करना पड़ता है, बताना पड़ता है और उसको प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ, मेरी पहली बीवी ने मुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त दी है। अगर वो ये करने में नाकाम हो जाता है या वो पहली बीवी से इजाज़त नहीं लेता और इसका प्रूफ नहीं दे पाता तो ये क्रिमिनल ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है, जिसकी वजह से जो पहली बीवी है उसके ख़िलाफ़ दावा भी दायर कर सकती है, उससे जो है वो जुर्माना भी हो सकता है और उसे कुछ साल की कैद भी, कुछ वक्त की कैद भी। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस रूल 8 और रूल 10 के तहत मर्द को दूसरी शादी करने से रोकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मर्द को इजाज़त है दूसरी शादी करने की, उसका हक है, वो ज़रूर कर सकता है दूसरी शादी, लेकिन दूसरी शादी करने से पहले उसे अपनी पहली बीवी की इजाज़त लेना भी बेहद ज़रूरी है। और वो इजाज़त लेकर उसे यूनियन काउंसिल में ये प्रूफ करना पड़ता है, ये साबित करना पड़ता है कि उसकी पहली बीवी ने उसे इजाज़त दी है और उसके बाद ही वो दूसरी शादी कर रहा है। अगर वो ये करने में नाकाम होता है, पहली बीवी से इजाज़त लेने में नाकाम होता है और उसे प्रूफ करने में नाकाम होता है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। और अगर वो दूसरी शादी इसके बग़ैर करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है, जिसके बाद औरत की कंप्लेंट पे भी मर्द को जेल हो सकती है कुछ अरसे की और उसे जुर्माना भी हो सकता है। तो ये वो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी, आम इन्फॉर्मेशन थी, लीगल इन्फॉर्मेशन थी, जिसके हवाले से बहुत सी औरतें जो हैं वो इब्हाम का शिकार थीं, उन्हें कन्फ्यूजन थी, उनके जहनों में कुछ सवालात थे इस हवाले से। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए और इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए उनके सवालात के जवाब उन्हें मिले होंगे और उनकी जो कन्फ्यूजन है, उनके जो इब्हाम हैं वो दूर होंगे। शुक्रिया।